हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फोरेंसिक बाय प्रियांशी। और इसमें हम अपनी फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ कवर करेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम मार्गदर्शन सीयूटी यूजी के लिए प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है सीयूटी यूजी के लिए। तो हम इसी के तहत मार्गदर्शन प्रोग्राम की और क्या-क्या खासियत है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। इसी के तहत हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जिसमें 13 चैप्टर है, बाकी 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक इन द प्रीवियस वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट द 13 चैप्टर व्हिच इज न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर लाइट में आई। इससे पहले हमने क्या चैप्टर पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम की शेप कैसी है, एटम का साइज कैसा है, और एटम की बेसिक बात क्या है, हर एक एटॉमिक रेडियस कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एवरीथिंग वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर। अब एटम के स्ट्रक्चर जब जेरे थॉमसन ने डिस्कवर करी, साथ में रदरफोर्ड ने उसके बारे में बताया, साथ में नील बोर ने अपने पोस्टुलेट दिए और बता दिया कि भाई एटम के स्ट्रक्चर ये है कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, जैसा कि दिख रहा होगा तुम्हें। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? ये पॉजिटिव चार्ज किससे मिलके बना है? पहली चीज। दूसरी चीज, इतना हैवी कैसे है? तीसरी चीज, ये कैसा दिखता होगा? इसका साइज क्या है? अगर हम इसे तोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर हम इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीज देखने वाले हैं। उस छोटे से चार्ट को नाम दिया गया न्यूक्लियस। और उसी न्यूक्लियस की आज हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूक्लियस, तुम्हें पता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस की एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि अगर हम, पहली बात तो न्यूक्लियस इतना छोटा है, इतना छोटा है जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। तुम ये मान के चलो कि अगर हम न्यूक्लियस जितने बड़े हो गए, डस्ट पार्टिकल अर्थ जितना बड़ा दिखाई देगा। सिंपल बात है। तो इतना छोटा होने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि वो टूट जाए, और हम उसे तोड़ते हैं। हमारे इंडिया में एजेंसीज है जिनका नाम है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहां पे एटॉमिक एनर्जी निकाली जाती है, उससे बिजली बनाई जाती है। अब एटॉमिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड करते हैं। जब न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड करेंगे तो न्यूक्लियस दो पार्टों में टूट जाएगा। जब दो पार्टों में टूटेगा तो निकलेगी इमेंस हीट, बहुत सारी हीट निकलेगी। उसी हीट से बिजली बनती है। ये तो जो इसी हीट से एटॉम बॉम्ब बनता है। जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉम बॉम्ब गिराए गए थे ना, पूरे शहर तबाह कर दिया था। लिटिल बॉय नाम था उस एटॉम बॉम्ब का, और फैटमैन था। तो भयंकर तबाही मचाई थी उसने। ये तो चलो कुछ भी नहीं है। अगर हम दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस को जोड़ देंगे, तब जो हीट निकलेगी, वो एटम बॉम्ब से कई हज़ार गुना ज़्यादा होगी, जो हमारे सन में होती है। तो इतनी भयंकर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की। ये क्वांटम फिजिक्स की बात है। इसे हल्के मत लेना बिल्कुल भी। तो खैर, हम क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे? वी विल कवर द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसा है, कंपोजिशन, न्यूक्लियस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। शेप, साइज़ एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसी है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले काम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसे तोड़ने की सोच रहे हैं और हमने तोड़ा है उसे। ओपनहाइमर फिल्म देखी होगी तुमने, उस ओपनहाइमर में एटम बॉम्ब बनता है। तो ओपनहाइमर साहब ने कैसे एटम बॉम्ब बनाया, कैसे क्वांटम फिजिक्स को लाइट में लाए, और किस तरह से उन्होंने नील बोर्स की हेल्प लेकर के एटम बॉम्ब को बनाया पहली बार जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। बहुत भयंकर इन्वेंशन थी ये। ओपनहाइमर को खुद अफसोस हुआ था जब उन्होंने एटम बॉम्ब बना दिया था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने दुनिया को नरक की तरफ धकेल दिया। और यही है आज, जो देश दूसरे देश से युद्ध करते हुए डरता है कि कहीं एटम बम ना फोड़ दे, जो कमजोर देश है। क्योंकि हर देश के पास एटम बम नहीं है। हम फॉर्चुनेट है कि इंडिया के पास भी एटम बम है। एटम बम भी ऐसे नहीं कि एकदम कोई भी बना लेगा, बहुत चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस कॉज्ड साइंटिस्ट टू आस्क हाउ द न्यूक्लियस कंपोज्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो साइंटिस्टों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये जो न्यूक्लियस है किससे मिलकर बना है, ये तो पता हो। तो जैसे न्यूक्लियस है, हम तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, लेकिन क्या रियल में ऐसा है? नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। इसमें कुछ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के समावेश को न्यूक्लियस बोलते हैं।
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के समावेश को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो एवरी न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हर एक न्यूक्लियस पार्टिकल से मिलकर बना जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल देते हैं। अभी बताया मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, तभी तो एटम न्यूट्रल है। भाई कोई भी एटम कैसा है? ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चक्कर लगा रहा है वी वेलोसिटी से। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तभी तो एटम न्यूट्रल है, वरना न्यूट्रल ही नहीं होता। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर दो चीजें हैं। तो द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आर बाउंड टुगेदर। अधिकतर न्यूक्लियर में बंधे हुए रहते हैं चारों तरफ। अब एक बार बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे बन सकते हैं? इन दोनों के बीच तो रिपल्शन का फोर्स है। अगर इन दोनों के बीच रिपल्शन का फोर्स है तो रिपल करने चाहिए ना, अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? तो यहीं पे बात आती है न्यूक्लियर फोर्स के। कितना स्ट्रांग फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी कई हजार गुना पीछे छोड़ देगा, उसकी वजह से बंधे पड़े हैं। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट और इज असेंबल्ड। भाई न्यूक्लियर रिएक्शन होते हुए बताया था, या तो वो टूट जाएगा या जुड़ जाएगा। वही रिएक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, वही न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया कुछ। Rutherford's alpha ray scattering of nucleus experiment lead to the discovery of nucleus। भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, ये हमें पता चला, पिछले चैप्टर में पढ़ा। When alpha particle bombard on a gold foil, they are scattered in different direction। मैंने बताया था 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, डेविएटेड। 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री पे डेविएट हुए थे, है ना। 1 in 8000 90 डिग्री पे, 1 in 10 लाख 180 डिग्री पे डेविएट हुए थे। एंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है बीच में। द मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम इन स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। ऐसे वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। वही बताया मैंने, न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के समावेश को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये बात थी पूरी। अब जो कि मैंने बताया, मार्गदर्शन प्रोग्राम की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जिसमें हम एकेडमिक प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, जिसमें हम मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। साथ साथ आपको एक्सपर्ट एडमिशन गाइड है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनलाइज कॉलेज मिलेगा, रेस्क्यू प्लान भी मिलेगा कि अगर कोई प्लान तुम्हारा नहीं चलता, मतलब कोई कॉलेज ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, तो वो मिल जाएगा। साथ साथ में स्मार्ट टूल, जिसमें 80+ फॉरेंसिक कॉलेज मिलेगा, स्कोर प्लस कॉलेज प्रोडिक्टर टूल मिलेगा, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलेगी कि किस कॉलेज की फीस की डेट कब है, कितनी फीस है, किस कॉलेज के एडमिशन की डेट कब है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किस कॉलेज का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब तुम्हें मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इस मार्गदर्शन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, और 2999 फीस जाते बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, इसे पे करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फोरेंसिक बाय प्रियांशी.com पे जाके भी इसे एनरोल कर सकते हो। साथ में इसके स्पेशल फीचर ये है कि खुद प्रियांशी मैम लाइव स्ट्रेटेजी इंटरेक्टिव सेशन लेगी, जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। According to me, this is an important program for you. You have to join. You can join this. It is not a very much big cost. It is a very minimal cost, which is 2999, 3000. You spend the 3000 rupees in your friends. So first stand on your future. Okay. तो न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो कोई भी एलिमेंट है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जेड ए। जेड को क्या बोलते हैं बोला? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। और ए को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर बोल देते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मास नंबर बोल देते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। यही तो है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, देखो ये जा रहे, चलते 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 गोल्ड फॉल से टकराए और ये सीधे निकल गए, मैक्सिमम तो सीधे निकले, कुछ डेविएट हुए और एक 180 डिग्री पे डेविएट हुआ। यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, ग्रेफाइट क्या काम करता है, एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ थॉमस मॉडल, ये थॉमस मॉडल का रिजल्ट था, जबकि रियल में रिजल्ट ये था, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। थॉमस ने क्या कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ रहते हैं, वो फेल हो गया था, तुम्हें पता ही है। एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस की कंपोजिशन। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनाया है। तो प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रोटॉन का मास 1.67 10 टू द पावर -27, पॉजिटिवली चार्ज है ई, और वेयर ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 इसका चार्ज। न्यूट्रॉन का मास mn 1.67 10 टू द पावर -27 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, प्रोटॉन के मास के बराबर है। और इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल चार्ज जो होगा इस पर कितना होगा, 0 होगा। हम लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि 1 AMU के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। और 1 AMU क्या है, जो दे रखा है 1.67 10 टू द पावर -27, ये लगभग 1 AMU के बराबर होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक मास क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस का मास और उसके इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है उसके अंदर, भाई एटम है। एटम किस किस से मिलकर बना है, पॉजिटिव, चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टोटल जो हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके मिल जाएगा। एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक है, हर एक का अलग अलग होगा, ध्यान रखना है बात, हर एक का अलग अलग। जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, जैसे मैं बात करूँ सोडियम तो उसका 11, पोटेशियम 19, मतलब नीचे आएगा 11, ये क्या आएगा 19, सल्फर 16, तो सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एन एवरेज वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास फॉर ईच एलिमेंट based on the natural abundance of earth element. The value listed in the periodic table is mass in gram of 1 mole. बस जो वैल्यू लिखी है periodic table वो मोल के हिसाब से लिखी है। एक मोल में कितने होते हैं, जितना एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 टू द पावर 23 इतने एटम होते हैं एक मोल में। जैसे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 बनाना होते हैं, ऐसे मोल इसकी क्वांटिटी आइडेंटिटी है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज, शेप एंड डेंसिटी भी देखनी है कि शेप साइज एंड डेंसिटी न्यूक्लियस की भला कैसी है ना, शेप साइज एंड डेंसिटी। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज एस्टिमेटेड इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, इफ एन अल्फा पार्टिकल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर, आर ऊपर ले जाओ के नीचे ले आओ। अब आर की वैल्यू जो है यहाँ से निकल के आएगी, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.1 10 टू द पावर -15 से बोलते हैं 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, ए की पावर 2/3, याद रखेंगे बात, एमसीक्यू में आता है, सरफेस एरिया निकालो न्यूक्लियस का, वॉल्यूम तो वही होगा स्फेरिकल के बराबर, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3, हाँ ए बाई 3 को वो है ना। सिंस न्यूक्लियर डेंसिटी, सिंस न्यूक्लियस कंसीडर टू बी एन स्फेरिकल शेप, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू रखे हमने रेडियस वाली, आर नॉट की क्यूब हो जाएगा। मास ऑफ न्यूक्लियस ए इंटू ए 1 एमयू, तो ए इंटू एमयू 1.66 10 टू द पावर -27, तो डेंसिटी हो गई मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू रखी ए इंटू 1.6, वॉल्यूम के वैल्यू ऊपर से रख दी, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मास आया ही नहीं। तो डेंसिटी क्या होती है, मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डेंसिटी जो होगी न्यूक्लियस की वो मास इंडिपेंडेंट होगी। तो पता है डेंसिटी क्या भयंकर चीज होती है, कितना डेंस कोई भी स्टार या कोई भी एलिमेंट है उसकी वो डेंसिटी कहलाती है। ग्राफ है देखो, डेंसिटी वो डिस्टेंस में बिल्कुल डिक्रीज होता चला, डिस्टेंस बढ़ेगी डेंसिटी घटेगी, डिस्टेंस कम रहेगी डेंसिटी से ज्यादा रहेगी। डेंसिटी मतलब क्लोजनेस, भाई क्लोजनेस कोई चीज कम होगी जिसकी डिस्टेंस कम होगी, ज्यादा होगी तो घटेगी घटेगी।
आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार। तीन तरह के न्यूक्लियस होते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। आइसोटोप क्या होता है? जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। आइसोटोन जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोबार नंबर ऑफ प्रोटॉन वो एटॉमिक न्यूक्लियन सेम हो। तो आइसोटोप न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। 1h1, 1h2, 1h3 सब आइसोटोप्स है। आइसोबार एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। देखो ये रहा 18 आर्गन, 20 कैल्शियम, एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। आइसोटोन जिनका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन विच हैविंग सेम न्यूट्रॉन। देखो 17 में से 37 गए 20, 90 में 39 गए 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। आइसोमर्स एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, उसे बोलते हैं आइसोमर्स। भाई सेम नंबर है, भी सेम मास नंबर है, देखने भले कैसा भी हो। स्ट्रक्चर केमिस्ट्री होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग आइसोमर्स भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। आइंस्टाइन साहब के बाबा थे, उन्होंने बताया कि कोई भी एनर्जी जो है मास की फॉर्म है और कोई भी मास जो है वो किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। बशर्ते हमें क्या करना पड़ेगा? मास को लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराना पड़ेगा, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम लोगों ने लूसी पिक्चर देखी होगी, हॉलीवुड की लूसी फिल्म है। वो अपने ब्रेन को 100% वर्क कर लेते हैं, जबकि हम अपने ब्रेन को कितना परसेंट यूज करते हैं? केवल 20%। आइंस्टाइन जैसा महान ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी 20% ही ब्रेन को यूज कर पाया, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। अगर हमने 100% ब्रेन को यूज कर लिया तो पास्ट में चले जाएंगे, फ्यूचर देख पाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं ना पॉसिबल। इतना आसान होता था और कोई कर लेता। द अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। हाँ, अल्फा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अल्फा पार्टिकल, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। द मास ऑफ एक्चुअल अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4.0015। द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज 4. चलो तो है। द डिफरेंस इन द अबव टू मासेस इज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। दोनों मास के बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हो गई। फॉर द अल्फा पार्टिकल चेंज इन वो मास डिफेक्ट हो गया है, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई। द अल्फा पार्टिकल हैज लोअर एनर्जी दैट कलेक्शन ऑफ सेपरेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिलेक्टेड उससे भी कम की एनर्जी रखते हैं। Since proton in the nucleus are charged particles, they have potential energy associated with this. Proton के पास potential energy होगी। This is much larger than the energies associated with the electron molecule and reactions. Electric potential energy of proton in a nucleus is order of 5 mega electron volt. Mega electron volt बोलते देखो। The potential energy associated with the strong force is negative and also found in mega electron volt. पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट की जाती है। द रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये है मास एनर्जी। अब इसकी मेन टर्म जो है वो ये तुम्हें लिखवा दी शुरू में, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम्हें किसी की भी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तुम उसके मास के मल्टीप्लाई वो मास के मल्टीप्लाई 931.5 से कर दो, बस मास डिवाइड के मल्टीप्लाई, तुम उसके बाइंडिंग एनर्जी ने कुछ कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा उसका कि कौन कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है। जी, और बताऊँ बहुत सारी चीजें। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? फॉर स्टेबल न्यूक्लियस द मास ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन इज लेस देन द टोटल मास n isolated neutron. The energy equivalent of mass defect is called binding energy. The binding energy can be found by finding the mass of nucleus and then subtracting the mass of same numbers. ठीक है, डेल्टा m c स्क्वायर है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय इक्वल टू डेल्टा m, ये डेल्टा है, c स्क्वायर, वेयर dm इज द मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी इन अर्ग, अर्ग में बाइंडिंग एनर्जी का होते हैं 9 × 10⁻20, ये हो जाएगी। अब ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ, इस ग्राफ को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम स्टेबल है कौन सा नहीं। भाई जिसे तोड़ना मुश्किल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसे तोड़ना आसान है वो अनस्टेबल। तो बताओ सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी तो आयरन की होती है।
मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयरन कह रहा था कि मैं तो हटूंगा नहीं, मैं तो यही हूँ, मुझे को तोड़ ही नहीं सकता। तो इसके पीछे वाले तो 1 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। इससे आगे जब चलोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ते 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 न्यूक्लियस में भीड़ ज्यादा होने लगती है। भीड़ ज्यादा होने लगती है तो निकलना है बाहर, निकलना है तो टूटेगा। तो कौन टूटेगा? यूरेनियम टूटता है। यूरेनियम 235 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल। यही से बिजली बनती है। द मेन फीचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द लार्ज रेंज 28 से 138। 28 से 138 वाले जो वे अभी देखा ना तुमने पीछे, एटॉमिक नंबर 28 कहाँ है? यहाँ है 28 से 138, कहीं यहाँ होगा। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? मॉडरेट। इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। लाइट न्यूक्लियस सच एज द हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? जब दो छोटे छोटे हाइड्रोजन एक बड़े में तब्दील हो जाता है, तो जुड़ना, जुड़ना मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 220 आर हाईली अनस्टेबल एंड ब्रेक्स इनटू टू नियरली इक्वल न्यूक्लियाई। भाई ब्रेक होने के बाद अलग अलग न्यूक्लियर में टूट जाएंगे। द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर दोज विद द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर वही है। अब किसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है? आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। विद इंक्रीज इन मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीज रैपिडली एंड देन रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू, रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू फॉर 26 Fe56। देयर आफ्टर, दूध ना क्या, गर्म पानी लिखा। देयर आफ्टर विद इंक्रीज ऑफ मास नंबर, थोड़ा नमक, मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस वेरी स्लोली, है ना, बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। वेरी लाइट न्यूक्लियाई आर लीस्ट स्टेबल, जो सबसे कम न्यूक्लियर होंगे वो सबसे कम स्टेबल होंगे। वेरी हाई न्यूक्लियर अनस्टेबल, सबसे ज्यादा हाई स्टेबल वाले बहुत, बस जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है तो वो हार्डली अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो एकदम टूट जाएंगे। द न्यूक्लियर विद इंटरमीडिएट मास नंबर आर मोस्ट स्टेबल, जो बीच वाले हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर है। द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर फॉर हैवी न्यूक्लियर इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। न्यूक्लियर फोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियंस के बीच लगने वाला फोर्स, इररेस्पेक्टिव वो चार्ज होते हैं, चार्ज पर रिस्पेक्ट नहीं करते। चार्ज इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव हो, सब पे सेम लगेगा। शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, अगर हम दो न्यूक्लियस को उठा करके इतने पास ले आए 10⁻⁻15 1 फेम्टोमीटर, तब ये एक्ट करेगा, वरना रिपल्सन तो करेगा। कूलम्ब लॉ वाला हिसाब है ना। नॉन सेंट्रल, सेंटर पे नहीं लगते। बस सेंटर टू सेंटर तो कौन सा लगता है? कूलम्ब फोर्स लगता है। ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगता, तो कंजर्वेटिव क्वांटिटी भी नहीं होगी। If the distance between two nucleons become less than the 0.5 femtometer, there exists a force of repulsion instead of attraction। वही बताया मैंने, 0.5 से कम हो गई तो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। दे आर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। हाँ, दिस फोर्स कीप द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट। हाँ, ये बात है, वॉल्यूम और डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के वो सेम रखते हैं ये वाले फोर्स। भाई तुम कितने वॉल्यूम डाल दो, कितने निकालो, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेम रखेगा। न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप की, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन में व्हेन हैवी न्यूक्लियस डिके इनटू टू और मोर, और फ्यूजन में व्हेन लाइट न्यूक्लियर फ्यूज इनटू टू और मोर। सिंपल बात है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। अब न्यूक्लियर फिशन, फिशन में मतलब जब एक न्यूक्लियस को दो से ज्यादा पार्टों में तोड़ा जाता है, तो द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग द हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो देखो ये आ रहा है न्यूट्रॉन, ये कैसा न्यूट्रॉन है? स्लो न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन है, क्या है बीच में? न्यूक्लियस। अभी आ रहा है, चलते 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 धसेगा। अब यहाँ तो पहले से भीड़ भाड़ नहीं है, ये धस गया तो भीड़ भाड़ थी, तो वो बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन 0 n1 0 n1 0 n1 बाहर निकलेंगे, और बाकी बचे कुछ इसे तोड़ करके एक बेरियम बनाएगा, एक क्रिप्टॉन बनाएगा। अब थैंक्स टू गॉड के एटम बॉम्ब जो है इसका तोड़ है, ये ज्यादा दूर नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब होता ना तो तबाही मचा देता पूरे पूरे शहर में। एटम बॉम्ब तो डिपेंड करता है कि उसका मास क्रिटिकल मास से जब कम ज्यादा होगा तभी फटेगा, ज्यादा नहीं होगा तो नहीं फटेगा। 5-5 किलो यूरेनियम, 5-5 10-10 किलो यूरेनियम होती है, उनसे बॉम्ब बनते हैं। ऊपर से गिरा के चले जाते हैं, खुद नहीं आते क्यों? कभी कोई रेडिएशन आ जाए, और रेडिएशन आएगा तो तुम्हें पता है ना, जान से मार देता है रेडिएशन, इसका कोई इलाज नहीं है।
एग्जाम्पल व्हेन 92 यूरेनियम 235 कोलाइड विद द न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन से बोमार्डिंग हुई तो वही 0 and 1 92 235 बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन बने, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी निकल गई। द प्रोजेक्टाइल यूज टू बाउंड्री हैवी न्यूक्लियस नीड नॉट टू न्यूट्रॉन, भाई जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं न्यूट्रॉन, कुछ और भी हो सकता है। फीचर्स ऑफ फिशन रिएक्शन, there can be many different possible reactions. The reaction produce more free electrons than it uses. The reaction produce more free neutron than it uses. These free neutron can then induce fission in other nearby uranium nuclei. जैसा मतलब यही बात है यार, पॉजिटिव है ये यहाँ पे टूटा, न्यूट्रॉन गिरा और ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक बेरियम बनेगा, एक बनेगा क्रिप्टॉन, 0 and 1 0 and 1 0 and 1, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे और साथ में निकलेगी बहुत सारी रिएक्शन की हीट, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी जो काफी होगी एक अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे चीज को तबाह करने के लिए। द एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज थ्रू द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल, है ना। एक्स्ट्रा काइनेटिक बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, गामा रेज के फॉर्म में। हल्क देखा है ना, हल्क फिल्म, हल्क मूवी में जो वो था वो गामा रे का शिकार था, तो उस पर गामा रेज गिरा था जो हरा हो गया था, लेकिन वो तो फिल्म थी इसलिए हरा हो गया था, कोई और पे होगा ना तो वो मर ही जाएगा, है ना, उसकी मृत्यु तय है। गामा रेडिएशन बहुत भयंकर रेडिएशन होता है। एनर्जी फ्रॉम फिशन, फिशन से कितना एनर्जी निकलती है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम 92 235 मोस्ट सुटेबल फ्यूल है, इज अबाउट 7.6 इलेक्ट्रॉन, एक यूरेनियम के एटम को टूटने पर 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। फॉर मैनी प्रोडक्ट द बाइंडिंग एनर्जी अबाउट टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस कितना हुआ 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सिंस देयर आर 235 न्यूक्लियॉन्स द टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। For 1 gram of pure uranium, this would correspond to a total energy of 9 into 10 to the power 10। 9 into 10 to the power 10 जूल एनर्जी का मतलब समझ लो, ये उसी के बराबर है जैसे कि अब तुम ऐसे बात कंपैरिजन करो, 1 ग्राम जो TNT होता है ये 4200 जूल एनर्जी रिलीज करता है। TNT मतलब एटम, वो जो ग्रेनेड वाला बॉम्ब होता है, 4200 जूल एनर्जी रिलीज करता है 1 ग्राम, और ये 1 ग्राम यूरेनियम कितनी कर रहा है, 90 करोड़ जूल, मतलब ये पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। और जो एटम बम बनते हैं वो इसी से बनते हैं, है ना। जब ये फ्यूज होता है, वो फिशन होता है ना इसका, जब ब्रेक होता है तो हीट निकलती चली जाती है और चारों तरफ रेडिएशन फैलता चला जाता है, और जब चारों तरफ रेडिएशन फैलता है तो इस तरह से मरते हैं लोग कि उन्हें पता ही नहीं लगता, उनकी मृत्यु पहले हो जाती है, बाद में दिमाग तक पहुंचता है सिग्नल, एकदम से राख बन जाते हैं, धूल उड़ जाते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म देखी होगी सबने, वो एंड गेम, तो उसके लास्ट में जो वो एटम बम वो चुटकी बजाता है और एटम बम फूटता है, तो उससे सब कुछ धूल डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही चेन रिएक्शन होती है दो टाइप की, एक होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन जिससे हम बिजली बनाते हैं, एक होती है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जो एटम बम बनाने में यूज होती है। अगर रिएक्शन कंट्रोल है तब तो हम उसे यूज करके बिजली बनाएंगे, जो कि बार्क सेंटर में होता है हमारे इंडिया में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पे यही काम होता है, एटम को तोड़ा जाता है, उससे बिजली बनाई जाती है, और जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे बिजली उससे पहुंचाई जाती है। आने वाले टाइम में एटॉमिक रॉकेट भी आ रहे हैं जो डायरेक्ट मून पे जाएंगे। लेकिन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा, अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते तो तबाही है, और तबाही है तो एटम बम बनेगा। Regarding the chain reaction, it can be initiated if there is an availability of one slow thermal neutron, एक थर्मल न्यूट्रॉन होना जरूरी है। By using moderator, moderator कौन है, हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह यूज होता है। फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी स्लो डाउन, फास्ट न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, है ना, तो उससे स्लो डाउन होगा तभी न्यूक्लियस टूटेगा। ठीक है, तो अब जैसे न्यूक्लियस था, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, काफी सारे न्यूक्लियॉन्स भरे पड़े हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भरे पड़े हैं। अभी न्यूट्रॉन आ रहा है, अभी स्लो न्यूट्रॉन है, अगर ये फास्ट हो तो इसे क्रॉस कर जाएगा, जब ये पार कर जाएगा तो टूटेगा ही नहीं, तो इसे क्या करेंगे, स्लो, धीरे 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 जाकर के अंदर बैठ जाएगा यहाँ। जब अंदर बैठेगा अपनी जगह बनाएगा तो ऐसी शेप हो जाएगी इसकी, फिर और थोड़ी देर बाद ये ऐसे ऐसे दो पार्टों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाएगा। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज बाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बताएगा कि तबाही जो होने वाली है वो कितनी भयंकर होगी या कितनी सस्ती सी होगी। तो के क्या होता है,
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन निकले अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीसीडिंग जनरेशन, पिछले जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन निकले थे। कहने का मतलब जैसे कि एक न्यूक्लियस है, इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, इसके बाद यहाँ पे फिर न्यूक्लियस, यहाँ से फिर 3 निकले, यहाँ से फिर 3 निकले, यहाँ से फिर 3 निकले, तो यहाँ प्रेजेंट कितने हैं 9, और प्रीवियस में कितने थे 3, तो के फैक्टर कितना हुआ 3, तो मतलब के लेस देन 1 द रिएक्शन इज अंडर क्रिटिकल। अंडर क्रिटिकल मतलब अगर के लेस देन 1 होगा तो रिएक्शन होगी भी, नहीं भी हो सकती, क्रिटिकल है नहीं है पता नहीं। अगर के की वैल्यू 1 होगी तो रिएक्शन इज क्रिटिकल एंड एनर्जी विल प्रोड्यूस एट स्टेडी रेट। अगर के की वैल्यू 1 होगा मतलब जितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, जब प्रीवियस जनरेशन में कंट्रोल रिएक्शन में क्या होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन में ये टूटा तो 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 को तो खत्म कर दिया, एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम तोड़ा, एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम तोड़ा, तो आगे वाले में भी 1, पीछे वाले में भी 1, तो 1/1 मतलब के की वैल्यू 1 होगा तो ये स्टेडी स्टेट में बिजली बनती रहेगी। लेकिन भाई अगर k ग्रेटर देन 1 हो जाए, जैसे कि इस वाले केस में k3 था, तो तुम्हें पता ही है 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 ऐसे बनेगी, तो एक्सप्लोसिव अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन सुपर क्रिटिकल बन जाएगी और काम खत्म, तबाही ही मचनी है और कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल फॉर चेन रिएक्शन, तो देखो यार यूरेनियम बेरियम क्रिप्टॉन बना, ये 3 न्यूट्रॉन निकले, अब ये इस पे गया, ये फिर इस पे गया, ये इस पे गया, तो ये टूटेंगे, फिर यहाँ से ये बेरियम क्रिप्टॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर बेरियम क्रिप्टॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले। ये कैसी रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो न्यूक्लियस जुड़ते हैं आपस में, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन टू और मोर अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियस जॉइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वन स्टेबल न्यू पार्टिकल, जो नया स्टेबल न्यू पार्टिकल बनाएगा। एग्जाम्पल ऑफ चेन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि 4H1 हीलियम बना, भाई ऐसे है ना, ये 1H1 ये सब जुड़ करके क्या बनाया, 2He4 हीलियम बनाया, प्लस ये और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकली, एनर्जी निकली। एक को जुड़ने पर द एनर्जी रिलीज इज अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। दिस हैज मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिशन, फिशन में जो निकल रही थी ना उससे भी कई हजार गुना ज्यादा है। 0.7% of total mass of the reactants is converted into the energy, केवल 0.7%। द टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट स्टार्ट हुज इंटीरियर टेम्परेचर आर लेस देन दैट ऑफ सन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल टेक्स, जैसे सन के ऊपर कोर का टेम्परेचर जितना भयंकर है ना, उसी हिसाब से। इट स्टार्ट्स हुज इंटीरियर टेम्परेचर आर ग्रेटर देन ऑफ सन, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल टेक प्लेस इन सन बोथ द साइकिल अकर विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, सन के अंदर दोनों साइकिल हो रही है। तो सन में हो क्या रहा है, सन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, हीलियम ही तो बना रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन है प्योर। सन में कैसे रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसी से बिजली बाहर आती है सारी की सारी निकल के। ठीक है। द न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी एमिटेड बाय स्टार्स, स्टार्स में जो एनर्जी निकलती है फ्यूजन से होती है। तुम्हें पता है न्यूट्रॉन स्टार कितना भयंकर स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार इतना हाईली डेंस स्टार है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसके न्यूट्रॉन बहुत पास पास है ना, न्यूक्लियस बहुत पास पास है, इतने पास पास है कि अगर हम उस पर जाकर के चम्मच से उसकी मिट्टी उठाएंगे तो उस चम्मच का वजन अर्थ के वजन से भी ज्यादा होगा। अब तुम्हें यकीन नहीं आएगा इस बात का, लेकिन रियल तो ये ट्रू तो यही है, बहुत हाईली डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको जा नहीं सकता। उनकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वही तो बाद में ब्लैक होल बनता है, वही बाद में ब्लैक होल बनता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, heavier element can also be formed by fusion. फ्यूजन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन द सन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। अब फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए कि हमें एक एटम बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा। जब देखो टू प्रोड्यूस फ्यूजन ऑन अर्थ यू हैव टू गिव द न्यूक्लियाई हाई एनर्जी एंड कीप देम क्लोज टुगेदर एट हाइयर टेम्परेचर, हेंस दे आर कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर न्यूक्लियर प्लांट आर बीइंग बिल्ट। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल रियल में जो हो रहा है, ये बिल्ड किया जा रहा है, चाइना ने बिल्ड कर दिया। तुम्हें पता है चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया था, है ना, और उसे शायद 10 20 सेकंड तक होल्ड भी करके रखा था। अब धीरे धीरे वो सब चीजें बिल्ड होने वाली। द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस बाय प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन में फ्यूजन होगा, कार्बन नाइट्रोजन में फ्यूजन होगा। तो देखो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है, 2 1H1
1H1 ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, मिलकर के 1H2 बनाया, प्लस एक बाहर निकला, एक गामा बाहर निकला, न्यूट्रॉन बाहर निकला। 1H2 प्लस 1H1 बनाया इसके साथ, फिर यहाँ से 1H1, 2He3 प्लस गामा निकला, फिर 2He3 प्लस 2He3 मिलकर के 4He4 2He4 बनाया, 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, सबको ऐड करा तो 4H1 2He 2A और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकल गई। भयंकर एनर्जी है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट, है ना, फिशन में तो न्यूट्रॉन की जरूरत है ना, प्रोटॉन आर रिक्वायर्ड फॉर इट, इट इज पॉसिबल एट नॉर्मल प्रेशर, इट इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्यूजन में कम होती है, फिशन में ज्यादा, वो फिशन में ज्यादा कम होती है, फ्यूजन में ज्यादा, ये 0.9 है, 7 है। परसेंट ऑफ मास गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी 0.1%, परसेंट ऑफ मास गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज 0.7%। फिशनेबल मटेरियल आर एक्सपेंसिव, फ्यूजन मटेरियल आर चीप, ये फ्यूजन मटेरियल चीप है, हाइड्रोजन है, और ये क्या अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जिसने अचीव हुआ, इतनी क्लीन और क्लीन एनर्जी मिलेगी ना, क्लीन और ग्रीन एनर्जी का पोल्यूशन भी नहीं होगा। खैर, ये थ्योरी थी जो हमने कंसाइज वे में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अब क्वेश्चन, आइसोटोन आर द न्यूक्लियाई विच हैज, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन जिनके पास होते हैं उन्हें आइसोटोन बोलते हैं, सेम न्यूट्रॉन वालों को। When one nucleus break into 2 or more is called, ब्रेक हो रहा तो फिशन होगा, जॉइंट हो रहा तो फ्यूजन होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इन 1 AMU मास इज, एक AMU मास में कितनी एनर्जी होती है, एक AMU से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है 931.5। हैवी वाटर वर्क एज, हैवी वाटर कैसे मॉडरेटर की तरह, भी बताया था पीछे, फ्यूजन में हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह वर्क करेगा हमेशा। रिएक्शन सन कौन सी होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है सन में, फिशन होती है किसमें, फिशन तो एटम बम में होती है, फ्यूजन सन में होती है। तो ये हमारा मार्गदर्शन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो हमें कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, एक्सपर्ट का एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, स्मार्ट टूल मिलेंगे, प्लस ग्रुप सेशन में मिलने वाला है विद प्रियांशी मैम। 2,999 की फीस रखी है, बहुत ही सस्ता और मिनिमल कॉस्ट में हमने इसको लॉन्च किया है। इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मार्च से अक्टूबर तक की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा योर ड्रीम कॉलेज में, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। खुद प्रियांशी मैम ने ये बात कही है कि आई एम विद यू टिल फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, तब तक साथ रहेंगे, तो ये बात याद रखना। बाकी वीडियो खत्म हो गई, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट।